नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ दवाइयों या केमिकल्स के नाम इतने लंबे और अजीबोगरीब क्यों होते हैं? आज हम इन्हीं रासायनिक नामों के पीछे छिपे कोड को तोड़ने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, ये नाम वाकई में काफी लंबे और कह सकते हैं थोड़ी डरावने लगते हैं ना, पर इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। असल में बात यह है कि केमिस्ट्री में कोई भी नाम सिर्फ एक लेबल नहीं होता। ये तो एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक रेसिपी की तरह, जो हमें उस मॉलिक्यूल को बनाने के सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। ये एक सिस्टमैटिक भाषा है जिसके नियम IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जैसी संस्थाएं बनाती हैं, ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही भाषा में बात कर सकें। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जुबान जो दुनिया के हर साइंटिस्ट को समझ आए, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी भाषा बोलता हो, एक दूसरे का काम बिना किसी कंफ्यूजन के समझ सके। बस यही काम करती है केमिस्ट्री की ये यूनिवर्सल भाषा। इस भाषा को लिखने का जो सबसे कॉमन तरीका है उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर। इसका आइडिया बहुत सीधा सा है। हर मॉलिक्यूल का एक मेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक पेरेंट, और उस पर कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप्स या टुकड़े जुड़े होते हैं। इन्हीं को सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रतिस्थापी कहा जाता है। तो फिर इस भाषा को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक असली केमिकल नाम उठाते हैं और एक डिटेक्टिव की तरह उसके हर हिस्से को अलग-अलग करके देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो ये रहा हमारा आज का केस। मानता हूं पहली नज़र में ये सिर्फ कुछ अक्षर और नंबरों का जंजाल लग रहा होगा, लेकिन घबराइए मत, जब हम इसे पूरा समझेंगे तो इसका हर एक हिस्सा बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा रोड मैप। नाम का हर छोटा बड़ा हिस्सा एक खास काम करता है। जैसे हेप्ट जो है वो पेरेंट है, जो हमें मेन कार्बन चेन की लंबाई बताता है। 1 जो सफिक्स है वो मॉलिक्यूल के सबसे खास ग्रुप के बारे में बताता है। क्लोरो जैसे प्रीफिक्स कह सकते हैं कि ये सजावट का काम करते हैं। और ये जो नंबर है ना, जिन्हें लोकेंट्स कहते हैं, ये तो एकदम GPS की तरह हर चीज की पक्की लोकेशन बताते हैं। तो किसी भी केमिकल नाम को डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुंचना होगा, उसकी असली पहचान खोजनी होगी। और इसका एक सेट तरीका है। पहला स्टेप, सबसे जरूरी फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना, जिसे प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कहते हैं। ये हमें नाम के आखिर में सफिक्स के तौर पर मिलता है। और दूसरा स्टेप, उस ग्रुप को पकड़े हुए जो सबसे लंबी कार्बन की चेन है उसे पहचानना। यही है हमारा पेरेंट। अब हमारे एग्जाम्पल को देखें तो हेप्ट का मतलब है कि मॉलिक्यूल की रीढ़ की हड्डी में 7 कार्बन एटम हैं। ये नाम एक स्टैंडर्ड लिस्ट से आते हैं, जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए इथ और ऐसे ही आगे। अब आते हैं सफिक्स पर। यहाँ 1 लिखा है, जिसका मतलब है कि सबसे खास ग्रुप एक कीटोन है। मान लीजिए अगर मॉलिक्यूल में 1 से ज़्यादा ग्रुप होते तो हम इस टेबल से पता लगाते कि कौन सा ग्रुप सबसे सीनियर है। जो सीनियर होता उसी का सफिक्स नाम में लगता। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूल का बेसिक ढांचा तैयार है, हेप्टेनोन। अब वक्त है इसमें वो बाकी डिटेल्स जोड़ने का जो इसे खास बनाती हैं। तो प्रीफिक्स क्या है? जैसे हमारे नाम में क्लोरो है, ये मेन चेन पर लगे डेकोरेशन की तरह है। मतलब ये वो ग्रुप्स हैं जो प्रिंसिपल ग्रुप नहीं है। ये रहे कुछ और कॉमन प्रीफिक्स। हमारे नाम में सिर्फ क्लोरो नहीं, डाई क्लोरो लिखा है। यहाँ डाई का मतलब है 2। बहुत सिंपल। इसका मतलब हमारे मॉलिक्यूल पर 2 क्लोरीन एटम लगे हैं। अगर 3 होते तो ट्राई लिखते, 4 होते तो टेट्रा लिखते। और ये जो नंबर हैं -2, 4, 5, 6, इनका क्या काम है? इन्हें कहते हैं लोकेंस। जैसा मैंने पहले कहा, ये GPS कोऑर्डिनेट की तरह हैं। ये हमें एकदम सटीक बताते हैं कि मेन चेन पर कौन सी चीज किस जगह पर जुड़ी है। ठीक है, तो अब सारे टुकड़े हमारे पास हैं। अब देखते हैं कि इन सबको जोड़कर मॉलिक्यूल का पूरा ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है। शुरुआत करते हैं पेरेंट हेप्ट और सफिक्स 1 से। नंबर 2 बताता है कि कीटोन ग्रुप दूसरे कार्बन पर है, तो हमें मिला हेप्टेन 2-ओन। इसके बाद नाम में N भी है। ये हमें बताता है कि चेन में एक डबल बॉन्ड है। और लोकेंट 5 बता रहा है कि ये 5वें कार्बन पर है। तो अब नाम बन गया
hept5ene2-one। अब बारी है प्रीफिक्स की, डाइक्लोरो यानी 2 क्लोरीन एटम। और नंबर 4 और 6 बताते हैं कि ये चौथे और छठे कार्बन पर लगे हैं। और आखिर में ये जो नाम के एकदम शुरू में लिखा है 4s 5e, ये क्या चीज है? ये सबसे एडवांस हिस्सा है। ये बताता है मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर, मतलब स्पेस में वो असल में दिखता कैसा है। S और E जैसे कोड बताते हैं कि एटम्स एक दूसरे से किस एंगल पर जुड़े हैं। मतलब ये हमें एक 2D मैप से सीधा 3D मॉडल पर ले जाता है। तो अब आप देखिए ये नाम कैसे एक पूरा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन सेट है। IUPAC खुद इस बात पर बहुत जोर देता है। इस पूरे सिस्टम में प्रिसिजन यानी सटीकता ही सब कुछ है। सोचिए, एक नंबर भी इधर का उधर हुआ तो पूरी की पूरी संरचना ही गलत बन जाएगी। तो आखिर इन सब नियमों का मकसद क्या है? मकसद है कि हर एक मॉलिक्यूल का, खासकर कानूनी और रेगुलेटरी कामों के लिए, सिर्फ एक ही नाम हो, एक प्रिफर्ड नाम। इसे पिन या प्रिफर्ड IUPN नेम कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो कुल मिला के बात ये है कि केमिकल नाम सिर्फ कुछ अक्षर और नंबरों का खेल नहीं है। ये तो एक छोटा सा लेकिन जानकारी से भरा हुआ ब्लूप्रिंट है। एक ऐसी भाषा जो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से जोड़ती है। तो अगली बार जब कोई लंबा चौड़ा केमिकल नाम सामने आए तो डरने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा, ये एक कोड है और अब इसे क्रैक करने की चाबी आपके पास है। वैसे ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही छुपी हुई भाषाएं हैं जो बस किसी के समझने का इंतजार कर रही हैं।